नमस्कार छात्रों, विदेहा आईएएस में आपका स्वागत है। यूपीएससी मैथिली ऑप्शनल पेपर 2 में ललित जी के उपन्यास पृथ्वीपुत्र से जब सवाल आता है तो अधिकांश छात्र एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे उत्तर में क्या लिखते हैं? स्वरूप को 3.5 बीघा जमीन मिली, गेनालाल की मौत हुई, जमींदार ने शोषण किया, कल्पू बिजली प्रणय गाथा वगैरह वगैरह। यानी वे पूरी कहानी की समरी लिख करके आ जाते हैं। याद रखिए, यूपीएससी आपसे कहानी नहीं पूछ रहा है। यदि आपको 300 प्लस मार्क्स के ब्रैकेट में आना है तो आपको डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस के बीच का अंतर समझना होगा। आज के लेक्चर में हम पृथ्वीपुत्र उपन्यास के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कथानक का विन्यास, कथा में कौतूहल तथा गतिशीलता यानी फ्लो पर बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के उपरांत इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस उपन्यास का कथा विन्यास जो है वो क्या है। कोई भी साधारण उपन्यासकार क्या करता है? वह कथा को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता है, पर ललित जी अनोखे कथाकार हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कथानक की शुरुआत का पारंपरिक तरीका नहीं अपनाया। उपन्यास के पहले अंक में हम देखते हैं कि हमारा नायक स्वरूप अपने खेत में हल चला रहा है। तभी उसकी भाभी बेनी वहां आती है और गेनालाल की मृत्यु की बात करती है। तभी पाठकों के मन में पहला सवाल कौनता है कि गेनालाल की मौत कैसे हुई। इसी को साहित्य में कौतूहल या सस्पेंस पैदा करना कहते हैं। और इसके बाद जो है कहानी दूसरे अंक में सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है। बेनी जब यह बात कहती है, गेनालाल की मृत्यु का प्रसंग लाती है, तो स्वरूप के मन में गहरा अपराध बोध जाग उठता है। वह अपराध बोध की भावना से भर उठता है। वह सोचने लगता है कि उसके भाई की मृत्यु का जिम्मेदार वही है, उसी के कारण उसके भाई की मृत्यु हुई है। अब पाठकों के मन में प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। पाठक सोचने लगते हैं कि गेनालाल की मृत्यु आखिर कैसे हुई, इसके पीछे क्या परिस्थितियां थी, और स्वरूप अपने आप को गेनालाल की मौत का जिम्मेदार क्यों मान रहा है। अब इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहानी सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है और फ्लैशबैक में जाकर फिर पाठकों को इन प्रश्नों का जवाब मिलता है। छात्रों, आपको यहाँ एक बात उत्तर में जरूर लिखनी है कि पृथ्वीपुत्र में फ्लैशबैक केवल एक तकनीकी प्रयोग या कोई फैशन नहीं है, बल्कि कथानक को परत दर परत खोलने का एक जीवंत माध्यम है।
कथानक विन्यास का जो अगला महत्वपूर्ण तत्व है कौतूहल और गतिशीलता। बहुत सारे छात्र जो है इस दोनों को एक ही चीज समझने की भूल करते हैं। ये दोनों एक चीज नहीं है। कौतूहल अलग चीज है और गतिशीलता अलग चीज है। कौतूहल क्या है, इस बारीक अंतर को आपको समझना होगा। कौतूहल पाठकों के मन की वह मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें वह यह जानना चाहता है आगे क्या होगा। जब कोई घटना घटती है कथानक में तो उसके मन में उत्सुकता जाग उठती है कि इसके पीछे क्या कारण थे या आगे क्या होगा। और गतिशीलता कथानक में जो घटनाक्रम है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है और एक दूसरे से जुड़कर कथा में गति पैदा करती है और उस गतिशीलता के साथ पाठक कथानक में आगे बढ़ता रहता है। जब कोई घटना कथानक में घटती है तो पाठकों के सामने एक स्थिति पैदा होती है और फिर अगली घटना से वह परिस्थिति जुड़ जाती है तो पिछली घटना का एक नया अर्थ पाठकों के सामने में आता है। इस प्रकार घटनाएं आपस में जुड़कर कथा को आगे बढ़ाती रहती है और पाठक बिना रुके हुए, बिना ठहरे हुए कथानक के साथ आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार घटनाक्रम का यह जुड़ाव न केवल कथानक में गतिशीलता पैदा करती है बल्कि एक आंतरिक लय भी उत्पन्न करती है, आंतरिक लय भी पैदा करती है। अब अगला जो है इसका कथानक विन्यास का तत्व वो है आंतरिक चक्र। आंतरिक चक्र क्या है? उपन्यास के पहले अंक में पाठक ये देखते हैं कि बहुत सारी घटनाएं पहले ही घट चुकी होती है और पहले अंक में जो दृश्य उपस्थित होता है उससे पाठकों को ये लगता है कि बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। अब यहाँ पर जो है स्वरूप अपने खेत में हल चला रहा है, संघर्ष अपने अंतिम परिणति तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ तक पहुंचने में कितनी घटनाएं घटित हुई है, कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा है, ये पाठकों को अगले अंक में जब कथा फ्लैशबैक में जाती है यानी दूसरे अंक में, तब पाठकों को इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और दूसरे अंक से जो फ्लैशबैक शुरू होता है वो चलता रहता है और फ्लैशबैक तकनीक की एक और विशेषता है इस उपन्यास की कि फ्लैशबैक में भी फिर फ्लैशबैक है। जैसे दूसरे अंक में ही स्वरूप का पिता विशेखी अपने घर के बाहर बैठा रहता है मचान पर, तभी उसके मन में यह बात आती है, पिछली घटनाक्रम उसे याद आती है और सिगमंड फ्रायड का जो मानसिक द्वंद्व है उस सिद्धांत के तहत वह सोचने लगता है और कथा फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है और पाठक यह समझते हैं कि कैसे विशेखी चोरी के लिए मजबूर हुआ था और वो एसपी साहब के पास जाकर के कैसे उसने कसम खाई कि आगे से वो चोरी नहीं करेगा। तो एक परिस्थिति से फिर दूसरी घटना पैदा होती है और फिर पीछे जो आपने दृश्य पढ़ा है, पाठकों ने जो पढ़ा है, उसका एक नया अर्थ उसके सामने आ जाता है। तो कथानक दूसरे अंक में जो फ्लैशबैक में जाती है वो फिर 11वें अंक में जाकर के फिर वापस पहले अंक की स्थिति से जुड़ जाती है। इसकी सुंदर विशेषता यह है कि सारा घटनाक्रम होने के बाद 11वें अंक में कथानक पहले अंक की कहानी से
वहाँ की जो परिस्थिति है उससे जुड़ जाता है और पाठकों के सामने जो है वो पूरा परिस्थिति जो वो पढ़ा है उसने वो एकदम क्लियर हो जाता है और पाठक पूरी घटनाक्रम से अवगत हो जाते हैं और फिर कथा अपने अंतिम परिणति की ओर आगे बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास ये प्रश्न आए, एग्जाम में ये प्रश्न आए कथा विन्यास पर, तो आपको 5 बिंदुओं को याद रखना है और अपने उत्तर में उन्हीं 5 बिंदुओं को लिखना है। पहला, उपन्यासकार ललित ने घटनाओं का चयन कैसे किया। दूसरा, उन घटनाओं का संयोजन कैसे किया। तीसरा, फ्लैशबैक तकनीक का कैसे कलात्मक प्रयोग किया। चौथा, कौतूहल और गतिशीलता में कैसे संतुलन बनाया। और पांचवा, इन सारे तत्वों का प्रयोग करते हुए पृथ्वीपुत्र उपन्यास में मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष को कैसे कलात्मक रूप दिया है। दूसरी बात, यदि आपको शिल्प विन्यास से प्रश्न आए, शिल्प विन्यास के बारे में पूछे, कथा विन्यास के बारे में पूछेगा तो आपको इन 5 बिंदुओं को याद रखना है, लेकिन शिल्प की बात जब आएगी तो शिल्प में संक्षेप में आपको ये भी लिखना है कि उपन्यास, किसी भी उपन्यास के जो 5 तत्व होते हैं, अनिवार्य तत्व, जैसे कथानक, पात्र चयन, कथनोपकथन, वातावरण निर्माण और भाषा शैली, तो इन 5 तत्वों का उपन्यासकार ने पृथ्वीपुत्र में किस प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है, इसका भी विवेचन आपको संक्षेप में करना होगा, तब आपका आंसर संपूर्ण माना जाएगा और आपको भीड़ से अलग मैथिली ऑप्शनल में एक सम्मानजनक मार्क्स दिलाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। पढ़ते रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। धन्यवाद। जय मिथिला।